हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत लंबे अरसे बाद एक नए वीडियो के साथ मैं आपके बीच में हूँ। जब हम एक कंपटीशन की तैयारी में लगते हैं तो हमें किसी भी टॉपिक की गहराई में जाना बेहद ज़रूरी होता है। एनालिटिकल उसका अप्रोच होना चाहिए। और आज का जो टॉपिक है, जनरली हम मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ते आए हैं, लेकिन एक सेपरेट टॉपिक के रूप में यदि हम देखें कि शेरशाह सूरी, जिसके बचपन का नाम फरीद था, बाद में उसे शेर खां बोला गया, बाद में फिर उसने चौसा युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी का जो उपनाम था, खिताब था, उपाधि थी, अलंकरण था, उसे स्वीकार किया। और जो चंदेरी युद्ध के पश्चात उसने एक प्रतिज्ञा धारण की थी कि यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को हिंदुस्तान से ना केवल खदेड़ दूंगा, बल्कि मेरे पूर्वजों जो प्रथम अफगान साम्राज्य जो था, जो लोधी साम्राज्य था, जिसका अंत 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में चंगेज खान और तैमूर के वंशज, क्योंकि दोनों का रक्त माँ बाप की तरफ से बाबर की धमनियों में बह रहा था। बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बाघ, टाइगर। हमें मालूम है कि उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को मारकर दिल्ली सल्तनत या प्रथम जो अफगान एम्पायर था उसका अंत कर दिया था और बीजारोपण किया था, अंकुरण किया था, सीडलिंग किया था मुगल डायनेस्टी का। यदि हम कहें कि द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया वॉज बाबर। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती। ये दंश, ये अपमान, ये पठान जो बच्चा इस समय मौजूद था, जिसको हम फरीद कहते हैं, उसके दिलो दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि इन मुगलों की वजह से हमें अपना खानदान, हमें अपनी सल्तनत, हमें अपना रुतबा, रुआब, सब कुछ खोना पड़ा। और जब पहली बार वो मुगलों के संपर्क में आया, उसने बाबर की सेना में एक अहम पद हासिल किया, तो उसने मुगलों की शासन प्रणाली और उनका जो मिलिट्री सिस्टम था, उनका जो सामरिक ढांचा था, उसके गुण दोषों को, उनकी कमियों को उसने पहचानने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई थी। और इस बात को बाबर की पारखी नजरें भी ताड़ चुकी थी। कहा भी था उसने कि भाई इस चालाक अफगान बच्चे से सचेत रहिएगा, इसके मस्तक पर मुझे राज चिन्ह नजर आते हैं। आप देखिए कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। बाबर के मैं हकीकत कहूँ, यदि मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो मैं उसके इस गुण का बड़ा कायल हूँ। हजारों सैनिकों की भीड़ में से उसने इस अफगान बच्चे को पहचान लिया और चंदेरी युद्ध में भाग लिया। राजपूतों के विरुद्ध मेदिनी राय, राणा सांगा के विरुद्ध। राणा सांगा साथ देने आ रहा था, लेकिन वो बीच में मृत्यु हो गई थी कालपी के अंदर, आप लोगों को मालूम है। तो मेदिनी राय जो चंदेरी का जो राजपूत शासक था, और खानवा के युद्ध में उसने अपने अधिपति राणा सांगा का साथ भी दिया था। तो ये पहला वाकया या पहला मौका था जब शेर खां मुगलों के पक्ष से लड़ा था। उसने इस युद्ध के बाद ये दृढ़ निश्चय धारण किया था शेर खां ने। और बाद में ऐसा नहीं है, फिर वो मुगलों से अलग हुआ, फिर हुमायूं से उसने युद्ध लड़ा और कई बार उसे अपमान का दंश, पुनः अपमान के घूंट उसे पीने पड़े। लेकिन अंत तो गत्वा, यदि आपके पास यदि फर्म डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ निश्चय हो, फौलादी मानसिकता हो, आयरन जिसको हम मेंटालिटी कहते हैं, यकीन मानिएगा नोबडी कैन स्टॉप टू क्लिंच योर टारगेट्स। कोई आपको माई का लाल दुनिया में है ही नहीं, इस पूरी कायनात में, जो आपको रोक सके आपके अपने लक्ष्य पाने से। और बाद में आप देखिएगा जब 26 जून 1539 को और 17 मई 1540 को जो चौसा युद्ध और कन्नौज बेलग्राम युद्ध लड़े गए, उसमें फाइनली उसने उस प्रतिज्ञा को हासिल किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये है आज की कहानी का इन ब्रीफ सार, एब्स्ट्रैक्ट। यदि आपको ये वीडियो के जरिए जो मैं आपको एक हिस्टोरिकल अप्रोच दे रहा हूँ, यदि आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने अधिक से अधिक साथियों को बताइएगा कि मैं छोटे छोटे वीडियो के द्वारा आपकी जो अप्रोच है, जो हिस्टोरिकल, जो एनालिटिकल अप्रोच है, उसमें कुछ वृद्धि करने का भरसक प्रयास करूँगा।
तो आज का जो शीर्षक है, मैं समझता हूँ कि इस भूमिका के बाद आप लोग समझ गए होंगे। और इस तस्वीर में आप शेरशाह सूरी के एक तरफ बाबर को देख रहे हैं और दूसरी तरफ उसके उत्तराधिकारी, उसके पुत्र अफीमची हुमायूं को देख रहे हैं। यद्यपि हुमायूं का मतलब भाग्यशाली होता है, और वो भाग्यशाली था नहीं था, इसके दोनों पक्ष हैं। हम आने वाली क्लासेस में मेरी एप्लीकेशन पर जो रेगुलर क्लासेस रहती हैं वहाँ पे निश्चित तौर पर विस्तार से मैं चर्चा करता हूँ। ये तो खैर एक प्रकार के प्रचार का जरिया है यूट्यूब पर इस प्रकार के वीडियोस को डालना, लेकिन एक्चुअल जो क्लासेस है वो एप्लीकेशन पर है। बहरहाल, यदि आपको ज़्यादा गहराई से, बिल्कुल विस्तार से पूरे सिलेबस को पढ़ना हो तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, अप्रोच करिए, नंबर वगैरह आपको सब प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए बिना इंतज़ार किए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है शेरशाह सूरी और मुग़ल। छोटा सा परिचय मैं दे दूँ। शेरशाह सूरी, जिसके बचपन का नाम है फरीद, इस बात को याद रखना। फरीद ये अफ़गानिस्तान से आया हुआ एक माइग्रेटेड फैमिली था, और बहलोल लोदी के काल में वो तमाम कहानियाँ शेरशाह सूरी के संदर्भ में जब हम लोग पढ़ते हैं तब हम लोग देखेंगे। लेकिन इतना याद रखिएगा कि इसने निहत्थे थे अपने मालिक दक्षिणी बिहार का जो सूबेदार जिसके यहाँ पे नौकरी कर रहा था, बहार खां लोहानी, एक शिकार के दौरान जब लापरवाह बेपरवाह बहार खां लोहानी पर जब एक शेर ने वार किया तो निहत्थे इस बच्चे ने, फरीद ने, उस शेर को मार दिया था। इस वीरता से प्रभावित होकर बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां का तमगा, शेर खां की उपाधि से नवाजा था, और ताज़िंदगी ये चौसा युद्ध से पहले तक शेर खां के नाम से जाना गया। बाद में फिर यही जब हुमायूं को परास्त कर देता है 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में, उसके पश्चात फिर शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करता है। तो हम यहाँ पर इस टॉपिक में, आज के इस शीर्षक में ये देखेंगे कि शेरशाह सूरी का असल में मुगलों के साथ संबंध क्या था। क्या वो सकारात्मकता, पॉजिटिविटी लिया हुआ था या वो निगेटिविटी लिया हुआ था? क्या मंसूबे थे शेरशाह सूरी के? किस प्रकार के संबंध थे? क्या वो संबंध अंतिम समय तक टिके या सिर्फ संघर्ष ही होता रहा, या संघर्ष से पहले मेल मिलाप जैसी कुछ कहानियां भी हमें देखने को मिलती हैं? तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट मैं इस टॉपिक में आपको लेने जा रहा हूं। स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को, देखते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो हमारे सामने आती है वो क्या है? यदि मैं अपने ही शब्दों में इस बात को कहना चाहूँ आपके सामने, बिल्कुल अपने शब्दों में, तो छोटी सी एक कोटेशन है, आप लोग समझोगे। जब 1535 में हुमायूं बहादुर शाह गुजरात के शासक के पीछे पड़ा हुआ था, और बहादुर शाह ने इस समय आक्रमण किया हुआ था मेवाड़ पर। मेवाड़ अभी अभी खानवा युद्ध जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा बाबर के बीच में लड़ा गया था, उसके तुरंत बाद एक साल के अंदर अंदर 28 में मृत्यु हो गई थी राणा सांगा की। तो एक तो खानवा युद्ध के सदमे से, और राणा सांगा जो महाराणा संग्राम सिंह थे, उनकी मृत्यु के शोक से अभी उबर नहीं पाया था। इसी समय गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। अच्छा, इस बहादुर शाह से मन ही मन खौफ खाए हुआ था बाबर का बेटा हुमायूं भी, क्योंकि हुमायूं के दुश्मनों को बहादुर शाह ने अपने यहाँ पर शरण दी थी। और सही बात यह कि बहादुर शाह हुमायूं को कुछ भी मानने को तैयार नहीं था, गुजरात का सुल्तान। तो चूंकि मेवाड़ अभी इस स्थिति में नहीं था, जो खानवा युद्ध के सदमे से और राणा सांगा की मृत्यु के से जो शोक से जो अभी त्रस्त हैं, कि वो पुनः एक नए युद्ध को झेलते, तो हुमायूं बहादुर शाह को, क्योंकि बहादुर शाह ने हुमायूं के अपराधियों को, भगोड़ों को, दुश्मनों को अपने यहाँ शरण दी थी, तो हुमायूं तो यूं नाराज था बहादुर शाह से, तो हुमायूं पीछे पड़ा हुआ था बहादुर शाह के। और बहादुर शाह ने ये अच्छा मौका देखा, क्योंकि गुजरात महाराणा कुंभा के काल से मेवाड़ पर कुदृष्टि डाले हुए था, लेकिन महाराणा कुंभा का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। महाराणा कुंभा के बाद आप लोग जानते हैं कि जो उदा था, उदा के बाद रायमल, और रायमल के पश्चात राणा सांगा, इन्होंने तिल रखने को जगह भी नहीं दी थी गुजरात और मालवा की जो मुस्लिम रियासतें थी। तो गुजरात इस समय चिड़ा बैठा हुआ था, उसको ये बिल्कुल माकूल मौका
जब मेवाड़ नाजुक दौर से गुजर रहा है तो बड़ा ये एक शानदार मौका नज़र आया अपने अपमान का बदला लेने का, कि मेवाड़ पर आक्रमण किया जाए, मेवाड़ को लूट लिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए और इस प्रकार से अपनी ताकत में इतना इजाफा कर लिया जाए कि आगे जाकर आप हुमायूं की बादशाहत को भी खतरा पैदा कर सकें, उन्हें भी चुनौती दे सकें। तो इस मंसूबे से गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने हमला किया था मेवाड़ पर। तो मेवाड़ की राजमाता यानी कि स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह की जो विधवा थी कर्मावती, जो अपने अल्पवयस्क पुत्र विक्रमादित्य जो महाराणा हैं इस समय समकाल में कंटेम्प्रेरी मेवाड़ में की संरक्षक की मतलब गार्जियन भी थी, संरक्षिका भी थी, ने बड़ा ही आशा से भरा हुआ, स्नेह से भरा हुआ राखी की पाती, राखी का प्रस्ताव हुमायूं जो खुद बहादुर शाह के पीछे पड़ा हुआ है को भेजा। लेकिन अफीम के गहरे नशे में लीन रहने वाला धर्मांध कट्टर हुमायूं, क्योंकि बहादुर शाह ने खत लिखा था हुमायूं को कि क्या अब आप इन काफिरों के लिए मुसलमानों का रक्त बहाओगे, तो वो निर्णय नहीं ले पाया। लेकिन मैं थोड़ा टॉपिक से हटकर एक बस आपको समझाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शेर खां इस कोटेशन में आता है। आप सोचिए यदि विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लिया होता जो आगे जाकर हुमायूं के बेटे अकबर ने लिया, वीर राजपूतों का जो अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं सिर्फ अपने वचनों को निभाने के लिए, जिस प्रकार से अकबर ने राजपूतों को एक अपने अपने झंडे तले लेकर आया, उनका विश्वास जीता और पूरे हिंदुस्तान को अपनी विजयों, अपने प्रशासन के एक सूत्र में पिरो दिया। और इसीलिए उसने ग्रेटर या ग्रेटनेस, महानता का दर्जा हासिल किया अकबर ने। यदि इस समय कर्मावती के राखी के प्रस्ताव को हुमायूं ने स्वीकार कर लिया होता और वीर दुर्जय राजपूतों का उसने सहयोग प्राप्त कर लिया होता, तो सोचिए क्या इतिहास में शेरशाह सूरी का स्थान एक भू राजस्व प्रणाली के प्रवर्तक अकबर के अग्रगामी के रूप में या द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में शेरशाह सूरी का नाम होता। और यदि क्या ऐसा हो गया होता तो अकबर को हम आज महान पढ़ रहे होते। सोचिएगा। तो कहानी जो आज की स्टार्ट मैं करने जा रहा हूँ, शेरशाह सूरी और मुगलों के संबंध क्या थे, स्पेशली शुरुआत के दो जो आरंभिक मुगल बादशाह थे बाबर और उसका पुत्र हुमायूं, उसके साथ इसका रिलेशन रहे हैं। तो मैं आज बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक इस टॉपिक को वाइंड अप कर दूंगा। मे भी आपको एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण प्राप्त हो, एक अप्रोच प्राप्त हो, फिर कभी आपको गफलत का सामना ना करना पड़े जब भी आप अपनी प्रिपरेशंस करते हैं। तो जिस समय पानीपत के प्रथम युद्ध को जीत चुका है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध, याद रखिएगा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया है और इसमें बाबर जीत चुका है। प्रथम अफगान साम्राज्य का अंत हो चुका है। इब्राहिम लोदी मारा जा चुका है और उसका छोटा भाई महमूद लोदी अफगानों को संगठित कर रहा है। और इसी समय अफगानों में एक छोटी सी ताकत के रूप में फरीद भी उभर रहा है, लेकिन वो अभी इतनी बड़ी ताकत नहीं था, याद रखिएगा। पानीपत के बाद फिर खानवा युद्ध लड़ा जाता है 17 मार्च 1500, लगभग साल भर के अंदर 1528 को। इसमें महमूद लोदी बाबर के विरुद्ध राणा सांगा का साथ देता है। इस दौर में जो फरीद नामक जो बच्चा है, जो आगे जाके शेर खां और शेरशाह सूरी कहलाया, याद रखिएगा, वो दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ पर कार्य कर रहा है। बहार खां लोहानी जिसने आगे जाकर पानीपत और खानवा युद्ध में जो दिल्ली और आगरा में जो अव्यवस्था फैली, दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ, मुगल वंश की स्थापना हुई और इसमें जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ, उससे जो अशांत माहौल, अराजकता फैली, उसका फ़ायदा उठाकर इसने सुल्तान की उपाधि धारण करी बहार खां लोहानी ने, और ये स्वतंत्र सुल्तान शासक की हैसियत से संपूर्ण बिहार का शासक बन बैठा। उसके यहाँ पर काम कर रहा है इस समय फरीद। मैंने कहा था बहार खां लोहानी एक शिकार के दौरान चूंकि निहत्थे एक शेर को मारा, तो बहार खां लोहानी ने उसकी योग्यता, वीरता से प्रभावित होकर फरीद को शेर खां बोला था। लेकिन जिस प्रकार से बहार खां लोहानी के दरबार में, क्योंकि बहार खां लोहानी ने अपने पुत्र जलाल खां का भी शिक्षक नियुक्त कर दिया था शेर खां यानी कि फरीद को, जिस प्रकार से उसका विकास हुआ, उत्थान हुआ, उससे अन्य लोहानी सरदार, पठान सरदार चिढ़ बैठे
स्वाभाविक की बात है, जब वो चिढ़ बैठे बुरी तरह से तो इसका नतीजा सामने हमारे क्या आता है कि कान भर दिए गए बाहर खां लोहानी के। चूंकि इस समय बाबर अपनी सत्ता को दिल्ली और आगरा में स्थापित कर चुका है, तो बड़े अपमानजनक तरीके से अपनी पैतृक जागीर जो सहसाराम की जागीर थी वहां से बेदखल होना पड़ा शेर खां को। और उसने बाबर की तरफ रुख मोड़ा, की तरफ सहायता का प्रस्ताव बढ़ाया, उसके यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्थान पाने का प्रयास किया, इस लालच में कि मौका पड़ने पर मैं बाबर से अपनी पैतृक जागीर जो लोहानी सरदारों ने चिढ़कर बाहर खां लोहानी के कान भरे से पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने स्वार्थवश मुगलों की तरफ हाथ बढ़ाए। और जो मीडिएटर उसने चुना शेर खां ने, वो कड़ा मानकपुर का मुगल सूबेदार था जिसका नाम था जुन्नैद बरलास। याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है बात ये। जुन्नैद बरलास जो कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद का जो एरिया है वहाँ का सूबेदार था, मुगल गवर्नर था, उसके साथ इसके अच्छे संबंध थे। तो फिर इस व्यक्ति ने उससे संपर्क स्थापित किया और उसके माध्यम से पहली बार अप्रैल 1527 ईस्वी में, ये बात भी याद रखना, ये डेट्स इतना फोकस करके कोई आपको टीच नहीं कर रहा, कोई आपको नहीं बता रहा है। तो पहली बार शेर खां किसके माध्यम से मुगलों के संपर्क में आया? कड़ा मानिकपुर के मुगल सूबेदार जुन्नैद बरलास के माध्यम से। किस वर्ष आया? अप्रैल 1527 ईस्वी में। अब याद रखना, ये जो दौर है ये खानवा के, क्योंकि खानवा की लड़ाई जो थी वो 17 मार्च 1527 को लड़ी जा चुकी, इसके तुरंत बाद की स्थिति है। इसने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। अब चूंकि मुगलों के संपर्क में आ गया, तो मुगलों के संपर्क में आने के पश्चात शेर खान ने उनके शासन प्रबंध में जो कमियां थी, उनके सैनिक ढांचे में जो गुण दोष थे, जो कमियां थी, उन्हें पहचान लिया और उसे लग गया कि यदि मैं अफगानों को, पठानों को संगठित कर लेता हूं तो मुश्किल नहीं है इन मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़कर पुनः अफगान साम्राज्य झंडे की को फहराना हिंदुस्तान के आसमान में राजनीतिक पटल पर, और पुनः अफगान साम्राज्य की स्थापना करना। और वो ये इस बात को भी पहचान चुका था कि मुगलों के साथ, चाहे इस्लाम के अनुयायी हों, तुर्क हों, पठान हों, खिलजी हों, वॉटएवर, उनके साथ अच्छा संपर्क नहीं है। तो उसको पूरा यकीन था कि यदि मैं इन असंतुष्ट तत्वों को, जो मुगलों से असंतुष्ट तत्व, यदि इनको मैं संगठित कर लेता हूं तो एक वार करारी मार पर्याप्त रहेगी मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के लिए। चूंकि वो अप्रैल 1527 में पहली बार कड़ा मानिकपुर के मुगल सूबेदार जुन्नैद बरलास के माध्यम से बाबर के संपर्क में आया और सेना में स्थान प्राप्त किया। और बाबर की तरफ से पहला जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा शेर खान ने, वो था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध मैं आपको बतला दूं, मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा गया था। मेदिनी राय वॉज द किंग, राजपूत किंग ऑफ चंदेरी इन एमपी। ये युद्ध लड़ा गया था 29 जनवरी 1528 को। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये हो गया कि जी किसके माध्यम से मुगलों से संपर्क स्थापित किया? जुन्नैद बरलास वॉज द गवर्नर ऑफ कड़ा मानिकपुर। इन विच ईयर? तो याद रखना, इन अप्रैल 1527। इस समय बाबर का शासन था दिल्ली आगरा पर। पहली बार मुगलों के तरफ से कौन सा युद्ध लड़ा शेर खान ने? तो आप कहेंगे चंदेरी युद्ध। किसके विरुद्ध? राजपूत नरेश मेदिनी राय के विरुद्ध। कब? 29 जनवरी 1528 को। और इसी अभियान के दौरान, याद रखना, इसी चंदेरी अभियान के दौरान उसने ये बात कह दी थी कि शेर खान ने, कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। मुगलों ने जो शासन छीना वो केवल अफगानों की फूट की वजह से छीना, वरना अफगान शमशीर में, अफगान बाजुओं में इतना दम है कि हलक में से निवाला छीन लें मुगलों के। ये पक्का यकीन था किसको? अपने शेर खां को। और चंदेरी अभियान के पश्चात इस बात को भी याद रखना, अब जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, चंदेरी अभियान में जो संदिग्ध गतिविधियां शेर खां की बाबर ने देखा, तो बाबर अपने पुत्र को, अपने सिपह सालारों को, अपने जनरल्स को, अपने कमांडर्स को चेता चुका था कि इस चालाक अफगान को पकड़ लो, इस पर ध्यान रखना, इस पर नजर रखना, क्योंकि मुझे इसके मुख पर बादशाहत के चिन्ह दिखाई देते हैं। इस बात का हवाला उस अब्बास खां सरवानी, जो कि शेरशाह सूरी का, जिसे हम कोर्ट पोएट कहते हैं, हिस्टोरियन कहते हैं, दरबारी इतिहासकार,
जिसने तारीख ए शेरशाही नामक कालजयी रचना लिखी, उसमें वो कहता है कि एक बार शेरशाह बाबर के साथ खाना खा रहे थे। अब्बास खान सरवानी लिखता है, उन्हें खाते हुए जिस ढंग से उनका खाना खाने का तरीका था, उसको देखकर बाबर ने अपने खासम खास खलीफा से कहा कि देखो इसके तेवर देखो, जैसे ये कहीं का राजा महाराजा हो। इसके तेवर देखो, ये छोटे मोटे कबीले का सरदार नहीं लगता, ये किसी सल्तनत का बहुत बड़ा हमें सुल्तान या बादशाहत के गुण हमें इसके नज़र आते हुए, इसके माथे पर बादशाहत की लकीरें देखता हूँ। इससे होशियार रहो और हो सके तो इसे पकड़ लो। इस बात का जब खुलासा, पक्की बात है, जब अब्बास खान सरवानी लिख रहा है खाने की मेज पर इस प्रकार की बात रही होगी, तो इसके भी कान खड़े हो गए होंगे शेर खां के। इसने फिर मुगलों से जितना जल्दी हो सके दूरी बनाना उचित समझा होगा, क्योंकि ये तो उसकी जान पे ही लाले पड़ गए। लेकिन खलीफा ने बादशाहत को, बाबर को सलाह दी कि देखिए ये आपका परसेप्शन हो सकता है कि आपने शेर खां जैसे एक अदने से सैनिक के अंदर, पठान के अंदर इस प्रकार का की कैपेबिलिटीज़ देखी, बट ट्रस्ट ऑन मी, शेरशाह सूरी डजेंट हैव एनी कैपेबिलिटी टू बीइंग ए सुल्तान। कम से कम आपके रहते हुए तो पॉसिबल नहीं है। और जब तक आप रहोगे, आप अपनी सल्तनत को अपने उत्तराधिकारियों के लिए इतना मजबूत कर जाओगे कि ऐसे पिद्दी से चूहे बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे। अपनी सेना में न जाने हजारों पठान है इस तरह के। दौलत खां लोधी था, आलम खां लोधी था, दिलावर खां लोधी था, क्या बिगाड़ लिया? महमूद खां लोधी कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर, इस सारे वार्तालाप का लब्बो लुआब ये निकला कि बाबर, जो बड़ा चालाक, बड़ा पारखी नजरों का धनी व्यक्ति था, वो भी एक तरह से निश्चिंत हो गया। और ये निश्चिंतता, ये लापरवाही ही मुगलों के लिए भारी पड़ी 1540 का दौर आते आते। और शेर खां अपनी तैयारी को धीरे धीरे तैयारी करता रहा। एक और हिस्टोरियन है जिनका नाम है फरहत नसरीन, शी इज़ लेडी। फरहत नसरीन ने अपनी पुस्तक इफ़ हिस्ट्री हैज़ टॉट अस एनीथिंग, याद रखना ये आप चाहे जितनी पुस्तकें चल रही हैं इस समय कंटेम्प्रेरी इंडिया में, वहाँ आपको ये हवाले नहीं मिलेंगे जो यहाँ पर मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, जो किंशुक शर्मा की कक्षा पर, जिसको आप एनालिटिकल स्कूल ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। मैं आपको जो मिल रहा है, और मैं पुनः आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ कि यदि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम के अप्रोच वाली लग रही है, तो प्लीज़ आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करिए, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और जानकारी दीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ताकि मैं भी आपकी भावनाओं से अवगत हो सकूं कि मेरे पढ़ाने का तरीका आप पर क्या इम्पैक्ट डालता है। तो फरहत नसरीन अपनी पुस्तक इफ़ हिस्ट्री हैज़ टॉट अस एनीथिंग में लिखती है कि शेर शाह की महत्वाकांक्षा इसलिए बढ़ी क्योंकि बिहार और बंगाल पर उसका पूरा नियंत्रण था, और यहाँ पर लापरवाह था इस पूरे दौर में हुमायूं। बाबर की तो मृत्यु 1530 को ही हो चुकी है, दिसंबर में 26 को। तो अंततः वो मुगल बादशाह हुमायूं के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया, क्योंकि बिहार और बंगाल जैसा पूरा पूर्वोत्तर भारत उसके अधिकार में था। जहां तक युद्ध कौशल की बात है, निश्चित तौर पर हम खुद भी फरहत नसरीन की इस बात से सहमत होंगे कि हुमायूं कहीं पर भी नहीं अड़ता था शेरशाह सूरी के। और याद रखना, जब अप्रैल 1527 में जब उसे सहयोग प्राप्त हो गया बाबर को शेर खां का, तो बाबर ने बाद में फिर बिहार के अफगानों पर चढ़ाई करी। उस समय शेर खां के द्वारा जो सेवाएं, जो सूचनाएं अफगानों के विरुद्ध उनको उनके निर्मूल, उन्मूलन, इरिडिकेशन के लिए दी गई थी, वो बड़ी लाभान्वित सहायक सिद्ध हुई बाबर के लिए। इस सेवा से प्रभावित होकर बाबर ने जिस उद्देश्य के लिए वो जुन्नैद बरलास के माध्यम से मुगलों के संपर्क में, बाबर के संपर्क में आया था शेर खां, वो पूरा हुआ। और मार्च 1528 में बाबर ने उसको उसकी जागीर पुनः सौंप दी थी। लेकिन चंदेरी युद्ध के पश्चात जब वो वाकया होता है खाने की मेज पर कि इस चालाक अफगान पर नज़र रखना, मुझे इसमें बादशाहत के राजसी गुण नज़र आते हैं, इसको चाहो तो आप जेल में डाल दीजिए, इसने यहाँ से निकलना मुनासिब समझा, भलाई समझी शेर खान ने, और मुगलों की नौकरी छोड़कर वो बिहार में वापस आ गया ताकि वो अफगानों को संगठित कर सके। और चंदेरी के युद्ध के दौरान जो उसने प्रतिज्ञा ली थी कि यदि मुझे मेरा भाग्य ने साथ दिया तो मैं मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा। अफगानों की फूट ही वो मूल कारण था जिसके चलते मुगलों को हिंदुस्तान के ताले की चाबी, राजनीति की कुंजी प्राप्त हुई, वरना दूर दूर तक कोई सौदा नहीं था। तो जल्दी उसको लग गया था कि अब मुगलों के साथ निर्वाह होना मुश्किल है। क्लियर? तो यहाँ तक तो मुगलों के साथ संपर्क रहा, बाबर के साथ संपर्क रहा, सहयोग वाला, किसका? शेर खां का। अब शेर खां बाबर के अगेंस्ट आ गया।
तो आप जानते हो चंदेरी युद्ध के पश्चात 6 मई 1529 को बंगाल के नुसरत शाह ने एक मैत्री संगठन, अफगान मैत्री संगठन का निर्माण किया था बाबर के विरुद्ध। उस मैत्री संगठन में स्वर्गीय इब्राहिम लोदी, दिल्ली का जो अंतिम सुल्तान था, उसका भाई महमूद लोदी भी था और शेर खां भी आया। तो 6 मई 1529 को जो घाघरा का युद्ध लड़ा गया, उसमें चंदेरी युद्ध में जो बाबर का साथ दे रहा था शेर खां, अब वो बाबर के विरुद्ध आ गया। तो बाबर के विरुद्ध उसने घाघरा युद्ध लड़ा, लेकिन यहाँ पर उसे बाबर के हाथों अपमानजनक पराजय का सामना करना पड़ा। किसको? शेर खां को। शेर खां, उसके पश्चात 30 में मृत्यु हो गई किसकी? बाबर की। उसके बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा। 1532 में तुरंत एक और युद्ध का सामना करना पड़ा शेर खां को, क्योंकि वो अब तक बिहार का अधिपति बन चुका था, जिसको आप दोराहा या दोहरिया युद्ध कहते हैं। इसमें भी पुनः उसको मुगलों के हाथों अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। किसको? शेर खां को। तो शुरुआत में जुन्नैद बरलास के सहयोग से अप्रैल 1527 में पहली बार संपर्क स्थापित किया बाबर के साथ, और चंदेरी युद्ध में बाबर का साथ निभाने वाला शेर खां अब घाघरा युद्ध में बाबर से परास्त हुआ। 1532 में दोराहा युद्ध में हुमायूं से परास्त हुआ, लेकिन वो हार नहीं मानी। हारा, लेकिन उसने संघर्ष करने का जज्बा नहीं छोड़ा। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मन के जीते जीते, मन के हारे हार। जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते वो निश्चय ही मंजिल पाते हैं। माना ये दूर किनारा है पर हमने कब स्वीकारा है, हम दीपक हैं जलते रहते, हमसे पग पग उजियारा है। हार जाना जिंदगी में, हार कभी मत मानना। जितना मैंने इतिहास को पढ़ा है, मेरे तो जीवन की फिलॉसफी यही है। शेरशाह सूरी हार गया, लेकिन उसकी मानसिकता को कोई हरा नहीं पाया, उसके दृढ़ निश्चय को कोई तोड़ नहीं पाया, क्योंकि वो फौलाद सा चट्टानी दृढ़ निश्चय था। वो अपनी ताकत को संगठित करता रहा, मुगलों की कमियों को ढूंढता रहा, उन पर काम करता रहा, और अंत में फिर उसके बाद 2 निर्णायक डिसिसिव बैटल लड़े गए हुमायूं और शेर खां के बीच में। पहला युद्ध लड़ा गया चौसा युद्ध, जो कि 26 जून 1539 ईस्वी को लड़ा गया, और इस युद्ध में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा हुमायूं को। ना केवल हार का सामना करना पड़ा, आप लोग जानते हैं इसमें इसको 2 बीवियां, शाद बीबी और चांद बीबी, हुमायूं की जो बेगम थी, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। खुद हुमायूं को अपना घोड़ा गंगा नदी में उफनती गंगा के बाढ़ वाले पानी में डालना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। और आप जानते हैं इसी चौसा युद्ध के दौरान निज़ाम भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। जौहर अफ्ताबची, जो हुमायूं का इतिहासकार था, बावर्ची भी था, उसने इस बात का जिक्र भी बहुत ही तफसील से गुलबदन बेगम ने भी किया है। इसके बाद 1 साल बाद पुनः युद्ध होता है। अब तक अपनी ताकत का मुजाहरा कर चुका है, इजाफा कर चुका है, बुरी तरह से परास्त कर चुका है हुमायूं को। और चौसा युद्ध के पश्चात फिर उसने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करी। किसने? विजयी शेर खां ने। अब शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में सबसे निर्णायक युद्ध लड़ा गया 17 मई 1540 को, जिसको आप कन्नौज, जो गंगा नदी के तट पर बिलग्राम नामक गांव में लड़ा गया था, इसलिए इसको बिलग्राम युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध के पश्चात 17 मई 1540 में जो निर्णायक युद्ध लड़ा गया, इसमें पूरा तख्त, आगरा दिल्ली का मुगलिया तख्त, राज सिंहासन, सब कुछ सल्तनत खो बैठा कौन? दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हुआ कौन? हुमायूं। और चंदेरी युद्ध में जो दृढ़ निश्चय धारण किया था किसने? शेर खां ने। यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा। ये अफगान संगठन की कमी थी, फूट थी, जिसके चलते मुगलों को यहाँ पे पैर जमाने का मौका मिला। मैं इन पैरों को काट दूंगा, हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा। और वही किया उसने। जो शेर खां को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था 6 मई 1529 को घाघरा युद्ध में, और उसके पश्चात 1532 को हुमायूं के हाथों दोराहा युद्ध में, उन सब का उसने सूद समेत बदला चुकाया। और इस प्रकार से उसने ताज विहीन कर दिया, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर किया। किसने? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को। और इसी के साथ वो दिल्ली और आगरा की मुगलिया सल्तनत का अंत करता है और द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करता है। और जो दंश उसके मन में था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जब उसको हार का सामना करना पड़ा था शेर खां, मतलब पठानों को, और प्रथम अफगान साम्राज्य का अंत हुआ था, उसने कन्नौज बिलग्राम युद्ध में 17 मई 1540 को पूरा लिया। और इस प्रकार से शेरशाह सूरी भले ही अल्पकाल के लिए सही, लेकिन हिंदुस्तान पर आया। ये उसके उतार चढ़ाव वाले, सहयोग और संघर्ष वाले संबंध थे।
याद रखिएगा, किसके साथ? मुगलों के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी जानकारी आपको बड़ा लाभप्रद लगी होगी। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मैं इजाज़त लेता हूँ इस टॉपिक को पूरा करने के साथ ही। आपके कमेंट्स मुझे एनर्जेटिक बनाएंगे, मुझे उत्साह प्रदान करेंगे इसी प्रकार के वीडियोज़ और लाने के लिए। इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का कि क्या टॉपिक में लेकर सामने आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।